नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग यूपीएसआई के लिए जो विनायक 2.0 बैच आया है उसमें से हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे, उसका रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, हिंदी हम लोग पढ़ रहे थे और उसका रिवीजन कर रहे थे। बात करते हैं तो हिंदी में हम लोग क्रमागत से रोज़ हर एक चैप्टर का रिवीजन करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह हिंदी में हिंदी साहित्य की बात करते हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा, ठीक है, और बोलियाँ। भाषा और बोली, यह हम लोग का चैप्टर रहेगा। इसमें हम बात करते हैं तो आज हम रिवीजन करेंगे, पहले पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद जो है कल के इसके वर्कशीट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन पूछे जाने की संभावना है, यह ममतेज सर द्वारा पीडीएफ तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं। अभी तक हमने पीछे कई चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, जो क्लास नोट्स पीडीएफ है विनायक 2.0 बैच का, अगर वह पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जा के डाउनलोड कर सकते हैं, या अपने टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक चैनल खुलेगा, आप उसमें ज्वाइन होकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रिवीजन करते हैं हिंदी साहित्य के। देखिए, बात करते हैं तो हिंदी भारोपी परिवार का हिस्सा है। किसका? भारत प्लस यूरोप। हिंदी भारोपी परिवार का हिस्सा है, जिसे दो भागों में अगर तोड़ा जाए तो भारत प्लस यूरोप की बात होगी। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से हैं? भारोपी परिवार, द्रविड़ परिवार, आस्ट्रिक परिवार और चीनी तिब्बती। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली कौन सी है? तो आप कहेंगे भारोपी 73% बोली जाती है। द्रविड़ की बात करते हैं तो 25%, वहीं आस्ट्रिक की बात करते हैं तो 1.3%, और चीनी तिब्बत की बात करते हैं तो 0.7% बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है भारोपी परिवार की 10 शाखाएं प्रचलन में है, जिन्हें 2 वर्गों में बांटा जाता है। भारोपी परिवार की कितनी शाखाएं प्रचलन में है? तो आप कहेंगे 10 शाखा जो है प्रचलन में है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। एक सप्तम वर्ग कहा जाता है, एक फेतुम वर्ग में बांटा गया है। 2 भागों में इन्हें बांटा गया है। अब हम बात करते हैं सप्तम वर्ग की, तो इसमें भारत, ईरानी भाषा, आर्मीनी भाषा, अल्बानी भाषा और संस्कृत, इसके बाद जो है संस्कृत आता है। इसमें बात करते हैं तो जर्मन होता है, इटैलिक होता है, ग्रीक होता है, यूरोपीय भाषा जो है यह फेतुंग वर्ग के अंतर्गत आती हैं। चलिए ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। संस्कृत का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था, संस्कृत भाषा का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था अवेस्ता ग्रंथ में हुआ था। किस में हुआ था? अवेस्ता ग्रंथ में हुआ था सबसे पहले संस्कृत का प्रयोग इसमें। ठीक है, प्राचीन आर्य भाषा कब से कब मानी जाती है? प्राचीन आर्य भाषा की अगर हम बात करते हैं तो वह मानी जाती है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की, तो यह मानी जाती है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। कब मानी जाती है? 1000 ईस्वी तक मानी जाती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा की बात करते हैं तो 1000 ईस्वी से अब तक जो है मानी जाती है आधुनिक आर्य भाषा। अब हम देखिए, याद करने के लिए अगर हम बात करते हैं तो याद कैसे किया जाएगा। प्राचीन भाषा की बात करते हैं तो यह 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, लगभग जो है 1 वर्ष का इसमें अंतर है। ठीक है, तो 1000 वर्ष का अंतर है। ठीक, फिर उसके बाद जहाँ 500 शुरू हो जाएगा, मध्यकालीन भाषा की बात करते हैं 1500 से 500, फिर 500 से कितना हो जाएगा? 1000। लगभग यहाँ की अगर हम बात करते हैं, इसमें की अगर हम बात करते हैं, देखिए 500 ईसा पूर्व, फिर उसके बाद 1000 ईस्वी तक, अर्थात यहाँ कितने का अंतर हो जाएगा? 1500 वर्ष का अंतर हो जाएगा। ठीक है, और आधुनिक की बात करते हैं तो यह 1000 ईस्वी से अभी तक मानी जाती है। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं प्राचीन आर्य भाषा की। प्राचीन आर्य भाषा की बात करते हैं तो इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक वैदिक संस्कृति, एक लौकिक संस्कृति में जाना जाता है। वैदिक संस्कृत को कब से कब माना जाता है? तो आप कहेंगे 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईस्वी तक माना जाता, ईसा पूर्व तक माना जाता है। और लौकिक संस्कृत की बात करते हैं तो यह 8000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की अगर हम बात करते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो देखिए, पहला है पाली,
प्रथम प्राकृत माना जाता है। दूसरे की बात करते हैं तो प्राकृत है। तीसरा है अपभ्रंश, ठीक है, जिसे बिगड़ा हुआ रूप भी कहते हैं। अपभ्रंश को क्या कहते हैं? बिगड़ा हुआ रूप कहते हैं। पाली भाषा की अगर हम बात करते हैं तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक माना जाता है कौन सी भाषा? पाली भाषा। प्रकृति की बात करते हैं तो 1000 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। और इसमें बात करते हैं पाली भाषा में तो देखिए 8 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 3 लिंग होते हैं और 3 वाच्य होते हैं। किसमें? पाली भाषा में। प्रकृति की बात करते हैं तो कुछ नहीं दिया है। तृतीय प्रकृति की बात करते हैं तो इसमें देखिए 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक इसमें 8 स्वर माने जाते हैं और 4 काल माने जाते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं अपभ्रंश क्या है, ठीक है। अपभ्रंश की बात कर लेते हैं। देखिए जिसे बिगड़ा हुआ रूप भी कहते हैं। अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप कहेंगे सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, पौष्चमी अपभ्रंश या फिर टक्कर कहा जाता है, टक्कर कहीं, ब्राचड़ अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए पश्चिमी हिंदी, जिसे सौरसैनी में बात करते हैं, इसमें कौन कौन सा आता है? पश्चिमी हिंदी आ जाएगा, राजस्थानी हिंदी आएगा, पहाड़ी हिंदी और गुजराती हिंदी। किस में आएंगे यह सब? तो आप कहेंगे पश्चिमी हिंदी आएगा, सौरसैनी आएगा, सौरसैनी उपभ्रंश में आएगा, राजस्थान में आएगा और गुजराती भी आएगा, पहाड़ी भी है, सौरसैनी से आएंगे। अर्धमागधी में कौन भाषा बोली जाती है? तो आप कहेंगे पूर्वी क्षेत्र की पूर्वी हिंदी बोली जाती है। मगधी की बात करते हैं तो बिहारी हिंदी बोली जाती है। पश्चिमी की बात तो पैसाची की बात करते हैं तो पैसाची में कौन भाषा बोली जाती है? तो आप कहेंगे पंजाबी और लहदा बोला जाता है। ब्राचड़ अपभ्रंश की बात करते हैं तो इसमें सिंधी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्री की बात करते हैं तो नाम से ही लग रहा है मराठी बोला जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हिंदी भाषा के उपभाषा। हिंदी की उपभाषा कितनी है? तो आप कहेंगे 5 है। कितनी उपभाषा है? 5 उपभाषा है। 1 मिनट। पहला कौन सा है? आप कहेंगे पश्चिमी हिंदी। दूसरा खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी हिंदी को भी 5 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप कहेंगे 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ये 3 हो गए, नीचे 2 दिए गए हैं। कन्नौजी के बाद कौन है? बुंदेली है, बांगरू है। यह किस में है? तो आप कहेंगे यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब यह बोली किस किस क्षेत्र में जाती है? जैसे खड़ी बोली की अगर हम बात कर लेते हैं, यह कहाँ बोली जाती है, किस क्षेत्र में? तो आप कहेंगे बिजनौर में, गाजियाबाद में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, इन क्षेत्रों में क्या है? खड़ी बोली बोली जाती है। ब्रजभाषा की बात करते हैं तो यह आगरा, मथुरा, धौलपुर, एटा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, भरतपुर और बरेली में बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कन्नौजी की। कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो कन्नौज में बोला जाता है, इटावा में, पीलीभीत, हरदोई, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? आप कहेंगे कन्नौजी बोला जाता है। आगे बात कर लेते हैं बुंदेली की बात कर लेते हैं। बुंदेल से ही लग रहा है बुंदेलखंड के क्षेत्रों में बोला जाता होगा, तो आप कहेंगे बुंदेली। कहाँ बोली जाएगी? बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, हमीरपुर, महोबा, उरई, होशंगाबाद, बालाघाट, इन सब में कौन सी भाषा बोली जाएगी? तो आप कहेंगे बुंदेली बोली जाती है। बांगरू की बात करते हैं तो बांगरू कहाँ बोला जाता है? तो आप कहेंगे बांगरू ज़्यादातर हरियाणा के क्षेत्र में, रोहतक, हिसार, करनाल, पटियाला, इन क्षेत्रों में बांगरू बोली जाती है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए पूर्वी हिंदी पे अब हम आते हैं। चलिए पूर्वी हिंदी की बात करते हैं तो इसे अर्धमागधी अपभ्रंश का बिखरा रूप माना जाता है। इसमें कौन कौन सी भाषा आती है? अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। अवधी किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आप कहेंगे लखनऊ में, रायबरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़, बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, इन क्षेत्रों में अवधी बोली जाती है। बघेली की बात करते हैं तो रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट, मैहर, सतना, दमोह, इन क्षेत्रों में जो है बघेली बोली जाती है।
छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो सरगुजा, रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर और सारंगगढ़, दुर्ग, खैरागढ़, इन सब में जो है छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। आगे बात करते हैं। तो पहले दिन की हमारी क्लास का पीडीएफ जो है यहाँ समाप्त होता है। आगे हम बात करते हैं दूसरे क्लास का। देखिए हिंदी में ना, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य और भाषाएं। पहले दिन की क्लास हमने पढ़ लिया, दूसरे दिन की बात करते हैं। चलिए अब देखिए, 2 भाषा तो हमने उधर कंप्लीट कर दिया था, अब यहाँ से तीसरी भाषा की बात करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है? मगही, मैथिली, भोजपुरी, यह जो है 3 क्षेत्र इसके रूप हैं। बात करते हैं बिहारी हिंदी में कौन कौन सा आता है? मगधी आता है, मैथिली आता है, भोजपुरी आता है। अब मगही कहाँ कहाँ बोला जाता है? तो आप कहेंगे पटना में बोला जाता है, गया में, हजारीबाग, औरंगाबाद, रांची, भागलपुर, नालंदा, मुंगेर, इन सब क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? मगही बोली जाती है। मैथिली की अगर हम बात करते हैं तो मधुबनी के क्षेत्र में, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, वैशाली, इन क्षेत्रों में क्या है? मैथिली बोली जाती है। अब भोजपुरी की बात करते हैं तो यह बलिया, देवरिया, मिर्ज़ापुर, बनारस, आरा, गाजीपुर, बस्ती, भोजपुर, छपरा और संत कबीर नगर, इन क्षेत्रों में क्या बोली जाती है? तो आप कहेंगे भोजपुरी बोली जाती है। चलिए आगे की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए पहाड़ी हिंदी की बात कर लेते हैं। देखिए पहाड़ी हिंदी यहाँ से थोड़ा सा कट गया है। पहाड़ी हिंदी कहाँ? कुल्लूर में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी को देखिए 3 भागों में बांटा जाता है, एक कुल्लूर, एक गढ़वाली, एक कुमायूं। ठीक है, गढ़वाली और कुमायूं की बात करते हैं, उत्तराखंड को ही 2 भागों में बांटा गया है, तो गढ़वाल एक कुमायूं। बात करते हैं, देखिए गढ़वाली की अगर हम बात करते हैं तो टिहरी क्षेत्र में, पौड़ी, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, इन क्षेत्रों में गढ़वाली बोला जाता है। कुमाऊनी की बात करते हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़ और जैसलमेर, इन क्षेत्रों में कुमाऊनी बोली जाती है। अब राजस्थान की 4 भाषा कौन कौन सी है? तो आप कहेंगे मारवाड़ी है, मेवाती है और जयपुरी है। एक और कौन सी है? चलिए राजस्थान की हम पूरा खोल देते हैं, एक मालवी है। देखिए इसको 4 भागों में बात करते हैं। पूर्व में कौन बोली जाती है? राजस्थानी, यह पूरा राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, राजस्थानी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए राजस्थानी की बात है, पूर्व में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आप कहेंगे पूर्व में जयपुरी बोली जाती है। चलिए यहाँ सीधा सीधा लिखा है तो इसके सामने हम जयपुरी पे लगा देते हैं। ठीक, पूर्व में क्या बोली जाती है? जयपुरी बोली जाती है। वहीं पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम में क्या बोला जाता है? मारवाड़ी बोला जाता है। ठीक, उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में मेवाती बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेवाती बोला जाता है उत्तर में। दक्षिण की बात करते हैं तो यहाँ मालवी बोला जाता है। यह राजस्थान के चारों क्षेत्रों में, चारों दिशाओं में अलग अलग भाषा है। पूर्व में जयपुरी, पश्चिम में मारवाड़ी, उत्तर में मेवाती, दक्षिण में मालवी की बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं किन क्षेत्रों में कौन कौन सी। मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? तो आप कहेंगे जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़ और जैसलमेर। ठीक है, इन क्षेत्रों में मारवाड़ी बोली जाती है। मेवाती की अगर बात करते हैं तो यह दिल्ली, गुड़गांव, भरतपुर, इन क्षेत्रों में क्या बोली जाती है? तो आप कहेंगे यह बोला जाता है मेवाती। जयपुर में भी बोला जाता है, किशनगढ़ में और अजमेर में भी बोला जाता है। मालवी की अगर हम बात करते हैं तो यह उज्जैन में, इंदौर में, देवास में, चित्तौड़गढ़ और गुना में बात करते हैं तो वहाँ बोली जाती है। हिंदी उपभाषा के कितने भाग में बांटा गया है? 5 भागों में। हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली कुल बोली कितनी है? तो आप कहेंगे 18 बोली है। ठीक है, हिंदी का उद्भव या विकास किससे हुआ है? तो आप कहेंगे संस्कृत पहले, फिर उसके बाद पाली, फिर पाली के बाद प्रकृत, प्रकृति के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आप कहेंगे क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। अपभ्रंश के बाद हिंदी हो जाएगा। यहाँ से देखिए बीच में आपको अवहट भी दिखाई देगा। जैसे बात करते हैं पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद
प्रकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद क्या है, अवहट है, अवहट के बाद क्या है, हिंदी है। ठीक है, यह हो जाएगा। अपभ्रंश को बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट क्या क्या है। हिंदी की निष्पत्ति की बात करते हैं, ईरानियों ने किया था। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी कैसी भाषा है, तो आप कहेंगे हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 14 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए बात करते हैं 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो है भारत हिंदी को राजभाषा माना गया था। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। राजभाषा घोषित किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है, आप कहेंगे 11 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट में बताया गया है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। इस वजह से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो आप कहेंगे हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिल गई थी। 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक मान्यता कब दी गई थी, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 में दी गई थी। और 14 सितंबर को क्या हुआ था, तो आप कहेंगे राजभाषा को घोषित किया गया था। हिंदी को जो है राजभाषा घोषित किया गया था। बात कर लेते हैं हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी कैसे लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, जिसमें ब्राह्मी लिपि आता है जो बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। जैसे इस हम बात कर लेते हैं, इधर से लिखते हुए इधर जाते हैं, बाएं की तरफ से लिखते हुए दाएं की तरफ जाते हैं। और वहीं बात करते हैं खरोष्टी लिपि की, तो खरोष्टी लिपि जो है दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है। जैसे उर्दू के कुछ अक्षर होते हैं, इधर से लिखना शुरू करते हैं कुछ, फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर इधर से ही लिखना शुरू करते हैं। तो आप कहेंगे खरोष्टी लिपि जो है दाएँ की ओर से लिखी जाती है, और हम लोग ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते हैं जो बाएं की ओर से लिखना शुरू कर देते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो आप कहेंगे 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे हिंदी है, संस्कृत, कोंकणी, डोंगरी, नेपाली, बोडो, मराठी, मैथिली, और कौन कौन भाषा है, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। सीक्वेंस में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुर और मलयालम। ठीक है, यह हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं मूल संविधान में कितनी भाषा थी, तो आप कहेंगे जब मूल संविधान था उसमें केवल और केवल 14 भाषा थी। बाकी भाषाएं कब ऐड की गई हैं, तो आप कहेंगे पहला संविधान संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, जिसके तहत केवल सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद 50 साल बाद होता है कौन सा 50वां संविधान संशोधन के बाद 1992, अर्थात कहने का अर्थ है 21 से 50 वर्ष आप जोड़ के तब 71वें संविधान संशोधन में जाइएगा, तब वहाँ जोड़ा गया है। यहाँ से हम इसकी बात करते हैं 50 की। ठीक है, चलिए तो 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसके तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन तीनों भाषा को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद 92वां संविधान 92 होता है जो 2003 में होता है। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, टोटल कितनी हो गई, पहले 14 थी और 14 की बात करते हैं, 14 4 18 और 18 3 की बात करते हैं 21 और एक 22 हो जाएगा। ठीक है, कुल 22 भाषाएं हैं वर्तमान समय में। चलिए आगे की अब हम बात कर लेते हैं 7 जून 1955 की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ था, 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में पहली बार गठित किया गया था। राजभाषा आयोग
कब गठित किया गया था? तो आप कहेंगे 7 जून 1955 में। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाषा के अनुच्छेद कौन से बताया गया है संविधान में? तो आप कहेंगे 343 से 351 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं वह भाषा के संबंध में बताए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 343 में बताया गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि में देवनागरी होगी। 343 में बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी देवनागरी होगी, यह बताया गया है। 344 की बात करते हैं। 344 बताता है राजभाषा आयोग जो है राजभाषा आयोग और संसद समिति के रूप में बताता है। 343 में क्या बताया गया है? तो आप कहेंगे संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। बात करते हैं 345 में। 345 में राज्य की राजभाषा के रूप में बताया गया है। क्या बताया गया है? 345 बताया गया है किसके लिए? राज्य की राजभाषा बताया जा रहा है। 346 किस लिए जाना जाता है? तो एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच, राज्य और केंद्र के बीच जो पत्राचार की भाषा होगी वह संबंध किससे है? तो आप कहेंगे 346 में बताया गया है। 347 अनुच्छेद की बात करते हैं। राज्य की विशेष जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा किस में बात की गई है? 347 में। 348 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बताया गया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा से संबंध है। पूछ लिया जाएगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो आप कहेंगे 348 में बताई गई है। 351वां अनुच्छेद की बात करते हैं। 351 की तो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के निर्देश के रूप में बात की गई है। ठीक है, कौन सा है? 351 है। तो चलिए हमने यहाँ तक जो है दूसरा क्लास भी कंप्लीट कर लिया है। टोटल 3 क्लास हैं इसमें। देख लेते हैं तीसरी क्लास। ठीक है, तीसरी क्लास की बात करते हैं। दो तो हो गया है तीसरी क्लास की। चलिए तीसरी क्लास है। देखिए इसमें बताया गया है कुछ प्रमुख बातें बताई गई हैं, इसमें भी देख लेते हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका नामकरण करने वाले लेखक कौन है? खड़ी बोली का नामकरण करने वाले कौन है? लल्लू लाल हैं। कौरवी की बात करते हैं तो भोलानाथ तिवारी हैं। और बिहारी भाषा की बात करते हैं तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन है। जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करते हैं तो राजस्थानी के भी है, उनके जो है नामकरण के रूप में जाना जाता है। नामकरण किसने किया था? तो आप कहेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। ब्रजबुली की बात करते हैं तो इसका नामकरण ईश्वरचंद्र गुप्त ने किए थे। भोजपुरी की बात करते हैं रेमंड ने किए थे। मैथिली की बात करते हैं तो कोलब्रुक ने किया था। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अपने 4 शिष्य और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य को मिलाकर के अष्टछाप बनाया था। कौन कौन थे? अपने 4 शिष्य लिए थे और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य मिलाकर के क्या बनाए थे? अष्टछाप बनाए गए थे। तो देखिए जो विट्ठलनाथ के कौन कौन से शिष्य थे? तो आप कहेंगे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास थे, नंद दास थे। और वल्लभाचार्य की बात करते हैं तो कौन कौन उनके जो शिष्य थे? सूरदास थे, कृष्णदास थे, कुंभन दास थे, परमानंद दास थे। वल्लभाचार्य की बात करते हैं, एक बात कॉमन मिलेगी तो सभी में जो है लास्ट में दास लगा रहेगा। ठीक है, सभी में दास लगा रहेगा, तो यह कौन से हो जाएंगे? वल्लभाचार्य के हो जाएंगे। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बोलियां। उत्तर प्रदेश की बोली की बात करते हैं तो देखिए कौन है? ब्रजभाषा है, अवधी है, भोजपुरी है, खड़ी बोली है, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी। तो इसके बारे में हमने पढ़े। चलिए फिर से देख लेते हैं। बुंदेली की बात करते हैं तो कितने भागों में बांटा गया है? राठौरी, लोहाती और बनारफी। बनारफी हो जाएगा। ठीक है, और भोजपुरी की अगर हम बात करते हैं तो भोजपुरी को कितने भागों में बांटा गया? किन क्षेत्रों में? गोरखपुरी, सोनपाती, मघेसी, सखरिया, सारन, छपरहिया और खारवाही। यह सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप कहेंगे भोजपुरी के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अवधी की। यहाँ से हम अवधी को उठाते हैं। अवधी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? वैशवाड़ी, मिर्जापुरी और बनौघी। यह सब किसके अंतर्गत? अवधी के अंतर्गत आती हैं बोली।
चलिए ब्रजभाषा की हम बात करते हैं तो ब्रजभाषा आते हैं भरतपुरी, यहाँ से ब्रजभाषा के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत आती हैं भरतपुरी, अंतरदेशी, डांगी, भुक्सा, ग्वालियरी, माथुरी, यह सब किसके अंतर्गत आती हैं? तो आप कहेंगे ब्रजभाषा के अंतर्गत आती हैं। आगे अब हम बात करते हैं रामचरितमानस के बारे में, कुछ जानकारी ले लेते हैं। चलिए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। कौन सा रस है इसमें? भक्ति रस है। कितने दोहे हैं कुल? तो आप कहेंगे 1074 दोहे हैं। कितने कांड कुल हैं? तो आप कहेंगे 7 कांड बताया गया है। हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे कामता प्रसाद गुरु को माना जाता है। व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। और हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पूछे जाएगा तो आप कहेंगे किशोरीदास वाजपेयी हैं। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी को। व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को माना जाता है। ठीक है, चलिए रामचरितमानस की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो आप कहेंगे बाल कांड जो दिया गया है सबसे बड़ा कांड है। अयोध्या कांड की अगर हम बात करते हैं तो रामचरितमानस का जो है हृदय माना जाता है। अरण्य कांड है, फिर और किष्किंधा कांड है, सबसे छोटा कांड है। किष्किंधा कांड जो है सबसे छोटा कांड है। सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है। यह जो है 7 कांड बताए गए हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू थे। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन थे? तो हिंदी के प्रथम गीतकार की बात करेगा विद्यापति थे। हिंदी के प्रथम एकांकी एक घूंट थे, जिसको लिखने वाले कौन व्यक्ति हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। हिंदी में प्रथम मौलिक कहानी, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन है? इंदुमती है। इसके लेखक की बात करते हैं तो किशोरीलाल गोस्वामी है। ठीक है, चलिए जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? आप कहेंगे प्रथम छायावादी कृति जो है यह झरना है। ठीक है, किसने लिखा है? तो आप कहेंगे इसकी बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी? हिंदी साहित्य की प्रथम रचना की पूछेगा तो पृथ्वीराज रासो है, जिसको लिखने वाले व्यक्ति हैं चंद्रवरदाई। हिंदी में प्रथम रिपोर्तार्ज की बात करते हैं, रिपोर्तार्ज की तो लक्ष्मीपुरा है और शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए हिंदी में प्रथम संस्मरण की बात करते हैं तो पद्म पराग है, पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक की बात करते हैं तो जानकी मंगल है। जानकी मंगल की बात करते हैं तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी लिखे हैं। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? लेखिका की बात करते हैं तो बंग महिला है। नई कहानी की प्रथम कृति कौन है? नई कहानी की प्रथम कृति की बात करते हैं तो परिंदे हैं, जो निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई है। हिंदी काव्य में बहामासा की बात करते हैं। बहामासा का वर्णन प्रथम प्रयोग में कब हुआ था, किसने किया था? तो आप कहेंगे बीसल देव रासो द्वारा। ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन है? मौलिक नाटक नहुस होता है। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? तो आप कहेंगे सरहापा थे। आगे बात कर लेते हैं तो कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? गद्य का प्रथम महाकाव्य जो सबसे बड़ा महाकाव्य है तो आप कहेंगे प्रिय प्रवास है। जिसको लिखने वाले कौन हैं? आप कहेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरि अवध के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है? तो आप कहेंगे चंद छंद वर्णन की महिला। ठीक है, चंद छंद वर्णन की महिमा। आगे हम बात करते हैं हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य की बात करते हैं तो पद्मावत है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत है, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछेगा तो प्रिय प्रवास है। प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? पद्मावत है, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आगे बात करते हैं। इसमें कह रहा है हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन है? तो आप कहेंगे आनंद मार्तंड है। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन है? समाचार सुधा वर्णन है। ठीक है, वर्षण है।
अब देखिए हम पढ़ लेते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए, पहला सम्मेलन 10 जनवरी और 14 जनवरी के बीच 1975 में हुआ था, नागपुर भारत में हुआ था। ठीक है, दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? तो 28 से 30 अगस्त 1976 में, जो पोर्ट लुइस मॉरिशस में है। ठीक है, तीसरा सम्मेलन कब हुआ था? तो 28 से 30 अक्टूबर 1983 में, नई दिल्ली भारत में हुआ था। चौथा सम्मेलन की बात करते हैं तो 2 से 4 दिसंबर 1993 पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। पांचवा सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो 4 से 8 अप्रैल। जो पांचवा सम्मेलन हुआ था 4 से 8 अप्रैल 1996 में हुआ था, पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था। छठा की बात करते हैं, छठवां सम्मेलन हुआ था 14 से 18 सितंबर 1999 लंदन में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, इतना है, इसके बाद समाप्त अपना है। सातवां सम्मेलन कब हुआ था? 6 से 9 जून 2003 में हुआ था। यह हुआ था पारामारिबो सूरीनाम में हुआ था। आठवां सम्मेलन की बात करते हैं तो 13 से 15 जुलाई 2007 में हुआ था, न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करते हैं। नवां सम्मेलन हुआ था, यह कब हुआ था? 22 से 24 सितंबर 2012 में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग के दक्षिण अफ्रीका। 10वां सम्मेलन कब हुआ था? तो 10 से 12 सितंबर 2015 में हुआ था, यह जो है भोपाल भारत में ही हुआ था। 11वां संशोधन सम्मेलन की बात करते हैं तो 18 से 20 अगस्त 2018 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, 12वां सम्मेलन हुआ था जो 15 से 17 फरवरी तक 2023 में हुआ था, नार्डिक फिजी में हुआ था। इसके बाद अब कोई अभी सम्मेलन नहीं हुआ था। ठीक है, जो है 3 के तीनों क्लास को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए थोड़ा से हम, चलिए देखिए हम बात करते हैं, अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर नोट्स को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या अपने टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आप सामने एक चैनल खुलेगा, आप उसमें ज्वाइन होकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं, देखिए अगर पिछली क्लास हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में काफ़ी क्लास अपलोड कर दी गई है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ से आप हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैथ की। मैथ की बात करते हैं दोस्तों, तो पिछले कुछ दिन से वर्कशीट नहीं मिल रहा था और इसमें अब लगातार वर्कशीट मिल रहे हैं, तो जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो हमने शुरुआत में हम बात करते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सिंपलीफिकेशन के सॉल्व कर दिए थे, और कौन सा था, हाँ ठीक है, 2 हमने सॉल्व किया था। उसके बाद एवरेज का अभी कल से मिला है वर्कशीट, तो हमने एवरेज का भी वर्कशीट को सॉल्व कर दिया है। अब उसके बाद हाँ, क्रमागत से जो है वर्कशीट दिए गए हैं, तो हम लोग क्रमागत से वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। यह हो गई मैथ की बात। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग के भी वर्कशीट सॉल्व कराए जा रहे हैं यूपीएसआई के लिए। अगर आप इन सभी का वीडियो देखना चाहते हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और वीडियो में जो कमियां हैं, कुछ सुधारने की बात है, अपनी राय या सलाह देना चाहते हैं हमें, तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम मिल जाएगा, ट्विटर मिल जाएगा, आप कहीं से भी हमको मैसेज कर सकते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से या अपना ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।